हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो सर ने होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया डेली के 100 प्रश्न, उसको मैं फर्स्ट रिवाइज करवाता हूँ 40 से 45 मिनट में। आज मेरा क्लास नंबर 12 है, ठीक है ना। 11 में पूरे वीडियो पूरे 11 क्लास में अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब पे अपने चैनल पे, ठीक है। तो गाइज आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज 3, ठीक है। इस क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। आज देखिए सर होमगार्ड के लिए मतलब 100 बैच स्टार्ट किए हैं, ठीक है। उसके बाद 100 बैच है 300, मतलब कि 399 में। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइज हम क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज क्या कर रहा है। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप में पाई जाती है। तो बुक्सा जनजाति हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो गाइज बुक्सा जनजाति हमारी ना बिजनौर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बिजनौर जिले में। बुक्सा जनजाति विवाद ना हमारा क्या होता है, बिजनौर जिले में कहाँ पाई जाती है ज़्यादा। थारू जनजाति हमारी सबसे बड़ी जनजाति है। तो पूछेगा कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है, तो थारू जनजाति। थारू जनजाति जो कि कहाँ, सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ, तराई क्षेत्र में। तो थारू जनजाति हमारी क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है, जो सोनभद्र में तराई क्षेत्र में पाई जाती है ना। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन है, थारू जनजाति है। अब बुक्सा जनजाति द्वारा उत्तर प्रदेश में किस जिले के मुख्य रूप में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति हमारे बिजनौर जिले में पाई जाती है, ठीक है गाइज। तो क्या ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, साइबर अपराध में डीओएस का पूर्ण रूप क्या होता है। डीओएस का पूर्ण रूप साइबर अपराध में क्या होता है ना। तो गाइज अगर कंप्यूटर में पूछता तो कंप्यूटर में होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में अगर पूछता तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन एक गाइज कंप्यूटर में ना पूछ के पूछा है क्या, साइबर अपराध में डीओएस का पूर्ण रूप। तो साइबर अपराध में क्या होता है, डैनियल ऑफ सर्विस होता है। देखिए गाइज डैनियल मतलब क्या होता है कि राक्षस, राक्षस मतलब कि हैकर, हैकर मतलब क्या होता है कि अपराधी, जो कि किसी को है उस सर्विस को हैक करके साइबर के द्वारा, साइबर इसी को कहते हैं ना, जो हैक करके उसको क्या कहता है, मतलब कि उस समझे कि एक तरह से वो हैकर वाला राक्षस चाहिए, तो उसको हैक करके उसको मतलब कि उसका गलत प्रयोग करना, गलत यूज करना ना, तो उसको हम बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस, डीओएस बोलते हैं ना। तो इसका पूर्ण रूप डीओएस का पूर्ण रूप से डेनियल ऑफ सर्विस हो जाएगा ना, जिससे कंप्यूटर हैक करता है ना। फिर सर्वर ठप कर देता है कंप्यूटर हैक करके, ठीक है ना। फिर देखिए भारतीय मुद्रा के नोट के पीछे भाषा पैनल में कितनी भाषाएं होती है। तो कितनी वैसे होते हैं, देखिए भारतीय मुद्रा के नोट के पीछे गाइस क्या कि भारतीय मुद्रा के नोट के पीछे भाषा पैनल में कितनी भाषाएं होती हैं। तो भारतीय मुद्रा के नोट के पीछे भाषा पैनल में कितनी भाषाएं होती है, तो 15 भाषाएं होती है। कितनी भाषाएं होती है, 15 भाषाएं होती है। कितनी भाषाएं होती है गाइस, तो 15 होती है। और देखो एक के नोट पे कितने होते हैं, आरबीआई के, मतलब कि एक एक से जो कि बड़े नोट है ना, उसके आरबीआई के हस्ताक्षर होंगे। किसके होंगे, आरबीआई के हस्ताक्षर। एक के बड़े नोट पे आरबीआई के हस्ताक्षर हो जाए, एक के छोटे नोट, तो एक के छोटे नोट गाइस क्या होता है, एक ही ना होता है। तो एक के नोट पे हम किसका आती है, तो वित्त सचिव का। किसका होता है, वित्त सचिव का। ये मैं आप लोग को पहले वाला भी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो गाइज क्या है कि एक से जितने भी बड़े नोट होंगे उस पर किसका मतलब किसका हस्ताक्षर हस्ताक्षर होगा, तो आरबीआई का होगा। लेकिन एक के नोट पर किसका होता है, तो वित्त सचिव का होता है। किसका होता है, वित्त सचिव का होता है, ठीक है ना। अब देखो पहले क्या है कि मुद्रा नोट के पीछे भाषा पैनल में कितनी भाषाएं थी, 15 थी। कितनी थी, 15 थी। अब दो भाषा हिंदी और अंग्रेजी जुड़ गई हैं, तो कुल 17 भाषा हो गई हैं, ठीक है। तो लेकिन हम 15 मारेंगे, ठीक है। भारत में किस पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी है। तो म्यांमार की राजधानी क्या है, नपीदा। क्या है, नपीदा। तो म्यांमार की राजधानी क्या है, क्या क्या भारत की किस पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है। तो म्यांमार की राजधानी नपीदा हो गई, क्या तो उसकी मुद्रा हो गई, ठीक है ना। देखिए भूटान की क्या हो जाएगी, थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी, थिम्पू। नेपाल के क्या हो जाएगा, काठमांडू। भूटान की क्या हो जाएगी, थिम्पू। नेपाल की क्या हो जाएगी, काठमांडू। मतलब कि भूटान की थिम्पू, नेपाल की काठमांडू ना। यहाँ पे जो नेपिदा है, म्यांमार की राजधानी नेपिदा ना। यहाँ पे खेल कौन होता है, चिनलोन केनबाल। चिनलोन केनबाल यहाँ की खेल है ना, राष्ट्रीय खेल है।
फिर पूछा गाइज, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत राशि कितनी है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? तो कितना है? 25 लाख है। कितना है? 25 लाख है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? तो 25 लाख है। तो पुरस्कार राशि कितनी है? राजीव गांधी 1991 से 92 तक, फर्स्ट विश्वनाथ आनंद थे ना, तो कितनी है? 25 लाख है। कितनी है? 25 लाख है। तो पहले पुरस्कार राशि कितना है? 25 लाख है। राजीव गांधी 1991 1992 में, मतलब इसको मिला था। फर्स्ट विश्वनाथ आनंद थे पहले। मेजर ध्यान रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे ना। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? देखो वी पूछा है। विधान परिषद वी यस तो वी से विधान, यस से मतलब कि परिषद नहीं, सभी मतलब कि पी से परिषद, तो विधान परिषद पूछा है ना। तो बी से कितना हो जाएगा? परिषद हो जाएगा, वीपी हो जाएगा। तो विधान परिषद में कितना 100 होता है। विधान संसद मतलब कि विधान, अब उसके बाद क्या होता है कि मतलब हमारा विधान परिषद में कितना होता है? 100 होता है। विधानसभा विधान परिषद में कितना होता है? 100 होता है। अब विधान परिषद में कितना होता है? 100 होता है। और उसके बाद 403 होता है विधानसभा। तो विधानसभा में कितना होता है? 403 होता है, जिसे एमएलए बोलते हैं, जिसका 25 वर्ष की आयु चाहिए 5 वर्ष के लिए। 25 वर्ष की आयु वाला, 25 वर्ष से ज़्यादा की आयु वाले एमएलए बन सकते हैं, ठीक है। उससे कम की नहीं, 5 वर्ष की लिए आयु होती है। लेकिन विधान परिषद के कितना होता है? एमएलए के लिए 30 वर्ष चाहिए और 6 वर्ष तक होता है कार्यकाल। तो देखो विधान परिषद 100 मतलब कि कुल कितनी कितनी सीटें होती है? तो कितने 100 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। उसमें 30 वर्ष के लिए चाहिए और 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए, 35 वर्ष से अधिक की आयु को तब। फिर उसके बाद लोकसभा में कितने? 80 सीट है और राज्यसभा में 31 सीट है। लोकसभा में 80 सीट है, राज्यसभा में 31 सीट है। तो गाइस जी देखिए, पहले का भी प्रश्न बताया हुआ है, ठीक है। जानते हैं कि बताते समय थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। वैसे भी मैं आप लोग को बता चुका, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ और कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है ना गाइज। तो उसमें आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बनने की कोशिश कर रहा हूँ टीचर, ठीक है ना। रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है? तो रेड डाटा बुक जो होती है किसका रिकॉर्ड रखती है? तो देखो रेड डेटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है? लुप्त प्राय प्रजातियों का। किसका? लुप्त प्राय, मतलब कि लुप्त प्राय प्रजातियों का। जो लुप्त प्रजातियां होगी ना, उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? रेड डेटा बुक रखता है। जिसको बोलते हैं आईयूसीएन की स्थापना 1948 में हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट मतलब मुख्यालय। तो आईयूसीएन का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी ना। फिर पूछा है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? तो देखो काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। काजू काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? हमारा महाराष्ट्र है ना। तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य हमारा कौन है? महाराष्ट्र है। उसके बाद क्या है कि केरल मसालों या नारियलों के लिए प्रसिद्ध कौन है? केरल है। केरल मसालों के लिए है। कॉफी कर्नाटक कॉफी के लिए है ना। कर्नाटक क्या है कि कॉफ़ी के लिए है। चाय के लिए हमारा असम है। केसर की खेती जिसमें केसर की खेती में कौन सी मिट्टी होती है? केवर मिट्टी होती है ना, केवरी मिट्टी होती है। तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। तो केसर कहाँ होता है? हमारा जम्मू और कश्मीर में। कपास की खेती कहाँ? गुजरात में। कपास की खेती कहाँ होती है? गुजरात में। केसर कहाँ? केवरी मिट्टी में होता है, जम्मू कश्मीर में। चाय किस? असम में। कर्नाटक कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के काजू के लिए प्रसिद्ध है। केरल क्या है? मसालों के लिए, ठीक है गाइस। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में। कहाँ हुआ था? कासगंज में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में। कहाँ हुआ था? ये पटियाला कासगंज होता है गाइज, एटा पटियाला नहीं होता है हमारा, पटियाला कासगंज होता है ना। तो इसे हमारा क्या हो जाएगा? कासगंज हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो कासगंज में हुआ था ना। खड़ी बोली का जनक किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं। तूतिए हिंद किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं। सितार वादक तबला वादक अमीर खुसरो ना। फिर कव्वाली कव्वाली का जनक ना, जो कव्वाली नहीं लोग गाते हैं बोलते हैं, तो कव्वाली का जनक कौन है? अमीर खुसरो है।
तो खड़ी बोली कौन है? अमीर खुसरो है। तोते हिंद कौन है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। सितारे हिंद तबला वादक कौन? अमीर खुसरो है ना। कव्वाली के जनक कौन है? अमीर खुसरो है ना। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था ना। फिर देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द क्यों उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद है, 13 मुख्य है, ठीक है ना। तो कहाँ से? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या करा है कि प्लानिंग एंड द पुअर, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? V.S. मिन्हास। द प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? B.N. मिन्हास। कौन है? B.N. मिन्हास। मतलब कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? B.N. मिन्हास ना। फिर उसके बाद क्या है ना कि चेंजिंग इंडिया किसकी? मनमोहन सिंह की। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कौन सी बुक है? चेंजिंग इंडिया, आत्मकथा चेंजिंग इंडिया। द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की है। क्या है? अमर्त्य सेन की। द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की है ना। गुन्नार मिडल द एशियन ड्रामा, द एशियन ड्रामा किनकी है? गुन्नार मिडल की है। तो गुन्नार मिडल की द एशियन ड्रामा। डेवलपमेंट एज फ्रीडम भी किनकी है? अमर्त्य सेन की है। डेवलपमेंट एंड फ्रीडम एज फ्रीडम भी हमारा अमर्त्य सेन की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की चेंजिंग इंडिया है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए क्या करा, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है हमारा? तो रामसर सम्मेलन हमारा आर्द्र भूमि का संरक्षण है, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड ना। तो रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है हमारा? तो रामसर सम्मेलन हमारा कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड आर्द्र भूमि का संरक्षण है ना। तो 2 फरवरी 1971 में ना, 2 फरवरी 1971 में आर्द्र भूमि संरक्षण मतलब कि हुआ था। आर्द्र भूमि का संरक्षण हुआ था ईरान में 1982 में, ठीक है ना। 1982 में क्या होता देखो, ओजोन परत के लिए ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चालू किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा ना, या मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के एम्स्टन में शायद ना। तो वहाँ पे हमारा हुआ था, ओजोन संरक्षण से संबंधित है। किससे है? तो हमारा पूछता है यही कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा किससे संबंधित है? हमारा ओजोन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? देखो, पीतल पिताजी तामा प्लस जी, कासा का तामा प्लस टीन से बनता है। उसका जर्मनी सिल्वर भी मिश्र धातु है हमारा। तो तामा हमारा क्या है? एक तत्व है। तामा जो है हमारा कापर ना एक तत्व है, तो वो मिश्र धातु नहीं है, ठीक है ना। फिर देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी ना। फिर देखिए होम रूल की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर की थी 1916 में। 1916 में एनी बेसेंट ने उसके बाद ये मतलब कि क्या बोलते हैं यहाँ पे BHU की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो 1916 में होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में पूर्व महाराष्ट्र में क्या कहाँ पे? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था 1905 में, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए गाइस क्या करा है कि भारत में जनहित याचिका जिसको PIL का जनक किसे माना जाता है? तो PIL जनक का जनक ना भगवती को माना जाता है। किसको? PN भगवती को। तो गाइस किसको माना गया है? PN भगवती को। मतलब कि PIL के जनक कौन है? जस्टिस PN भगवती। कौन है? जस्टिस PN भगवती। तो भारत में जनहित याचिका PIL का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जनहित याचिका PIL का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जनहित याचिका PIL के जनक ना जस्टिस PN भगवती को माना जाता है। किसको? जस्टिस PN भगवती को माना जाता है, ठीक है ना। 1980 में PN भगवती को ना। फिर देखा बिटकॉइन क्या आता है? बिटकॉइन के खोज के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिटकॉइन के खोज के नाम है सातोशी नाकामोतो। यही गाइज आप लोग को बता रहे थे ना, जब वो 7 फेर वाली बुक्स भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसमें ये वाला प्रश्न आया था। तो बिटकॉइन तो यही लिखा, तो मैं समझ में आता क्या लिखा है। तो बिटकॉइन के खोजकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिटकॉइन के खोजकर्ता के रूप में हम किसको जानते हैं? सातोशी नाकामोतो
नाकामोतो। ठीक है गाइज, तो हमारा कौन है, फेसबुक के कौन खोज करता है, मार्क जुगरबर्ग। क्या, मार्क जुगरबर्ग। सुंदर पिचाई हमारा गूगल के सीईओ है। तो कौन है, एलान मस्क कौन है हमारे, ट्विटर, ट्विटर के कौन है, एलान मस्क है ना। और उसके बाद क्या है, मार्क जुगरबर्ग फेसबुक के, और सुंदर पिचाई हमारा गूगल के सीईओ। ठीक है ना। फिर देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे ना। महिला की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुजेता कृपलानी थी। तो गाइस उत्तर प्रदेश के प्रथम प्रथम महिला मतलब मुख्यमंत्री कौन थे, सुजीता कृपलानी थी। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ है। ठीक है गाइस, तो इतना आप लोग देखिएगा, याद रखिएगा। ठीक, भारत फिर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था, तो देखिए गाइस, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जब वो दिए थे ना, तो उस उपदेश को क्या कहता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। अपने 4 शिष्यों को दिए थे, 4 नहीं सॉरी गाइस, 5 शिष्यों को, 5 शिष्यों के दिए थे उस समय सारनाथ में ना। तो ये भी पूछ देता कभी कोई प्रश्न। अब देखिएगा, लुम्बनी में ना जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया बिहार में। तो बोध गया बिहार में क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और लुम्बनी में उनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में उनका क्या है कि महापरिनिर्वाण है, क्या है। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। तो गाइस जी हमारा महात्मा बुद्ध के बारे में इतने बात रही। ठीक है, फिर क्या कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा बोलते हैं हम, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया था, तो नरेगा हमारा आया था 2005 में, उसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया था 2009 में ना। तो देखो नरेगा हमारा आया था 2005 में, और 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के द्वारा, मतलब कि 200 जिलों में से 2008 में पूरे देश में इसको, फिर उसके बाद 2009 में ना, 2009 मतलब 2 अक्टूबर 2009 को हमें इसको मनरेगा कर दिया गया था। तो हमें कुछ नहीं याद रखना है, देखो नरेगा था 2005 में, और 2 अक्टूबर 2009 में मनरेगा कर दिया गया था ना। मनरेगा के क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। ठीक है ना। तो इसको हो जाएगा मनरेगा 2009 में कर दिया गया था। फिर ज़्यादा इसमें वो नहीं सोचेंगे जो होते हैं। सोशल कॉन्स्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्स्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है, तो सोशल कॉन्स्ट्रैक्ट मतलब पुस्तक किसने लिखी है, तो रूसो लिखी है। किसने लिखी है, रूसो द्वारा लिखी गई है। सोशल सोशल कॉन्स्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा, रूसो द्वारा लिखी गई है ना। मनुष्य पैदा स्वयं लेकिन हर जगह मतलब ये क्या है ना, इसमें वो लिखा था बुक में कि मनुष्य पैदा स्वयं होता है लेकिन हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है ना। अब मार्क्स, कार्ल मार्क्स की पुस्तक कौन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था तो समाजवादी अर्थव्यवस्था हमारी कौन है, कार्ल मार्क्स की है ना। दास कैपिटल किसकी है, कार्ल मार्क्स की है। तो दास कैपिटल भी किसकी है, कार्ल कार्ल मार्क्स की है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी किसकी है, कार्ल मार्क्स की है ना। फिर जाइए नेक्स्ट के दिन क्या करेगा, G20 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, तो G20 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने, दक्षिण अफ्रीका ने की है। तो G20 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, तो दक्षिण अफ्रीका ने की थी ना। स्थापना 1999 में, हाई कोर्ट नहीं है इसके। फिर 19 देश होते हैं, फिर ना, और उसके 2 और देश जोड़ गए हैं इसमें, 21 देश हो गया, EU और AU। EU और AU दो मतलब जोड़ गए। 2026 में कहाँ होगा G20, तो 2026 में होगा हमारा अमेरिका में। कहाँ होगा, अमेरिका में। जो G20 2025 हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, 2026 होगा हमारा अमेरिका में। ठीक है गाइस, देखिए क्या है, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट हमारा कहाँ है, बड़ा निकोबार में स्थित, ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या, तमिलनाडु कन्याकुमारी, यहाँ पे अंडमान और निकोबार, यहाँ पे उसके बाद बगल में सुदूर से इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, तो जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो कहाँ है, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, फिर कहा उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किस शहर को कहा जाता है, हमारा कानपुर को। किसको कहा जाता है, कानपुर को। कानपुर को हम क्या कहते हैं, चमड़ा नगरी। चमड़ा नगरी किसको कहते हैं, हम कानपुर को कहते हैं। कानपुर को हम क्या कहते हैं, चमड़ा नगरी ना।
कानपुर को चमड़ा नगरी, उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं ना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। गंगा नदी हमारी मतलब कि कानपुर मतलब है भीतर गांव का मंदिर कहाँ है, कानपुर में ना। और उसके बाद NH 2 NH 25 NH 21 नेशनल हाईवे है, NH 36 ये सब कहाँ है, कानपुर में है। तो ये सब कहाँ है, कानपुर में है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसको कहते हैं, हम कानपुर को कहते हैं। देखो साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, तो साइबर, देखो साइबर के बारे में भाई जो भी प्रश्न आता है ना, तो उसको हमें क्या करना है, ध्यान से ऑप्शन को देखना है क्या करा। साइबर स्टॉकिंग ना, तो क्या होता है, इंटरनेट पर सामान बेचना, ऐसी कोई बात नहीं है। डेटा सुरक्षा मतलब सुरक्षित करना, ऐसी कोई बात नहीं। फिर ऑनलाइन गेम खेलना, ये थोड़ा देख सकते हैं, हो सकता है। इंटरनेट के माध्यम से किसी का पीछा करना, देखो स्टॉकिंग मतलब, टॉकिंग मतलब क्या होता है कि टहलना, स्टॉकिंग मतलब कि मतलब उसका पीछा करना। तो क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से किसी का पीछा करना क्या होता है, हमारा साइबर स्टॉकिंग कहलाता है, ठीक है गाइस। तो हमारा क्या हो जाए, साइबर स्टॉकिंग। फिर देखिए क्या करा है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। तो चरकुला कहाँ है, ब्रजभूमि क्षेत्र का है, कहाँ पे है, ब्रजभूमि क्षेत्र पे है। यहाँ पे सर पे 108 दीपक रख के महिलाएं क्या करती है, इस नृत्य को क्या है कि करती है ना। अब रसिया, झूला, हौरी और रामलीला ये सब ना कहाँ है, ब्रजभूमि के, क्या है, ब्रजभूमि क्षेत्र के हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए गाइस क्या करा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट आर्टिकल 61। क्या होता है हमारा, तो अगर राष्ट्रपति पे हम अगर इम्पीचमेंट लगाते हैं, महाभियोग लगाते हैं, तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अनुच्छेद 61 के तहत। 52 में देखो क्या क्या है, राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किसमें होगा, 52 में ना। 72 में कहा है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, तो 72 में हमारा कहा है राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति होगा। 123 में क्या होगा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमारी किसमें, 100 आर्टिकल नंबर 123 में। 152 में क्या है कि राष्ट्रपति होगा। 61 में कहा महाभियोग, 22 में क्या है कि क्षमादान की शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इस क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन उत्तराखंड के अलग होने से पहले कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को, मतलब कि जब उत्तराखंड ना अलग भलर उससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था ना। फिर उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड क्या हुआ कि 13 पहाड़ी जिलों को काट के अलग कर दिया गया ना। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन जब उसमें उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तो कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को। अब बाद में उत्तराखंड को काट के 9 नवंबर 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को काट के हम क्या मिला लिए गए थे ना। तो हमारा क्या है कि नाम संयुक्त प्रांत पड़ा था 26 जनवरी 1950 को, भारत का संयुक्त प्रांत नाम पड़ा था 26 जनवरी 1950 को, यूपी का संयुक्त प्रांत नाम सॉरी गाइस 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। फिर गाइस क्या करा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। बैरन द्वीप ऑस्ट्रेलिया में, सक्रिय ज्वालामुखी हमारा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है हमारा बैरन द्वीप, कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार नहीं होगा, अंडमान द्वीप समूह में, कहाँ होगा, अंडमान द्वीप समूह में। नई राजधानी क्या है, अंडमान पोर्ट ब्लेयर है ना, पोर्ट ब्लेयर है। पुरानी क्या थी, श्री विजयपुरम थी ना, तो नई राजधानी क्या है, अंडमान निकोबार की, तो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है ना। और उसके बाद लक्षद्वीप की मतलब अरब सागर में इधर की तरह होता है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, अंडमान और निकोबार में बंगाल की खाड़ी में क्या है, निष्क्रिय नारकोंडम ज्वालामुखी, जिसको सुसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। तो पूछता है सुसुप्त ज्वालामुखी कौन है हमारा, तो नारकोंडम ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी कौन है हमारा, तो नारकोंडम ज्वालामुखी है, ठीक है। फिर क्या है गाइस कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक शहरीकृत राज्य प्रतिशत के आधार पर कौन सा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है, मतलब क्या है मतलब प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक शहरीकृत, अर्बनाइजेशन मतलब क्या है कि मतलब कि शहरी वाले लोग राज्य प्रतिशत आधार पे कौन सा, तो गोवा में हमारे सबसे अधिक प्रतिशत मतलब शहरी वाले लोग हैं, ठीक है ना। हेलो गाइस देखिए हम 29 प्रश्न पे थे, ठीक है ना। संख्या ग्रामीण अधिक यूपी एचपी ना, उसे देखिए आप देखिए गाइस क्या, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखो
ओजोन परत ओजोन परत के लिए हम आप लोग को क्या बताए थे? ओजोन परत के लिए अभी ऊपर बताए हैं ना, क्या था हमारा? ओजोन संरक्षण के लिए हमारा कौन सा क्या चला गया था? तो ओजोन संरक्षण के लिए हमारा, तो हमारा देखिए पहले कीटो प्रोटोकॉल देखिए ना, ओजोन शर्त के लिए भी आएगा पहले कीटो प्रोटोकॉल देखिए। तो कीटो प्रोटोकॉल हमारा जो मुख्य उद्देश्य क्या था ना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करना हमारा कीटो प्रोटोकॉल कहलाता है। तो कीटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ठीक है ना। जापान में कॉप कॉप 3 के द्वारा 1947 में क्या लागू हुआ था? 2005 में जलवायु परिवर्तन से ग्रीन हाउस गैस में कमी। तो इसे ग्रीन हाउस गैस से संबंधित हमारा क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या क्या है, निम्न में कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो देखो, तो हमारा जोजिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, रोहताक दर्रा तो हिमाचल प्रदेश में, नथुला दर्रा सिक्किम में है। तो बनिहाल दर्रा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। तो हमारा देखो, हमारा जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, तो यही ना श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा जो जम्मू कश्मीर में है। फिर देखा क्या है, इको टोन क्या अर्थ है? तो इकोटोन का क्या अर्थ है? इकोटोन क्या है? इकोटोन का क्या अर्थ है ना। तो इकोटोन देखो, दो अलग अलग पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र। क्या है? दो अलग अलग पारिस्थितिकीय तंत्रों के बीच का संचरण से मतलब संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट देखिए क्या क्या है, भारत की स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना जिसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, निम्नलिखित में से किसे नहीं जोड़ती है? तो देखो यहाँ से देखिएगा, ये जोड़ती है बताए, दिल्ली से यहाँ आती है, दिल्ली से मुंबई आती है, मुंबई से इधर चेन्नई, चेन्नई से इधर कोलकाता। तो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, इसमें से देखते हैं कौन है। देखो दिल्ली है, दिल्ली से क्या होती है? मुंबई जाती है, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता जाएगी, तो एमपी लिखा है मतलब मध्य प्रदेश में, एक गलत है हमारा, कोलकाता जाएगी, तो हमारा एमपी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो सौर चतुर्भुज परियोजना ना 1998 में NHAI बोलते हैं ना, नेशनल शायद नेशनल हाईवे एसोसिएशन के इंडिया कुछ ऐसा है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं इसको, तो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1800 मतलब 5800 किलोमीटर दूर है NHAI हमारा, ठीक है ना। तो सोलम चतुर्भुज हमें याद होगा, मतलब कि स्वर्ण चतुर्भुज तो हमें याद है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ठीक है, याद रखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछता है, ठीक है। फिर क्या, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिश के आधार पर भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा कौन करता है? तो भारत में MSP की घोषणा कौन करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ना। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, तो 22 फसलों जिसको MSP बोलते हैं ना, सिफारिश पे होती है, सिफारिश पे CACP तो लागू होता है, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है, ठीक है। फिर देखिए गाइज क्या दिया है, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है हमारा? तो GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारा GST इधर वित्त मंत्री, वित्त मंत्री कौन है? वरुण मतलब कि फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा ना, जो हमारा वित्त मंत्री है ना, तो GST जो कि परिषद क्या कौन होता है? तो हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री होता है ना, केंद्रीय वित्त मंत्री हमारा होता है, ठीक है ना। कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। GST हमारा किस में आती है? आर्टिकल 279A में, 279A में आती है। 33 सदस्य होते हैं, 2 केंद्र से होते हैं, 31 राज्य प्लस यूटी से होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट गाइज क्या कहा है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो देखो ऑपरेशन फ्लड ना हमारा दुग्ध उत्पादन से है, किससे? दुग्ध उत्पादन से। 1970 में सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन के जनक कौन है? भारत में वर्गीज कुरियन है। तो उनके उसके बाद दूध का मतलब दुग्ध उत्पादन है, दूध उत्पादन के जनक वर्गीज कुरियन है ना। तो फिर 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। कब? 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं ना। 1970 में श्वेत क्रांति दूध का उत्पादन डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो ये प्रश्न बार बार पूछता है गाइज कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक हमारे डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ऐसे देखो दूध हमारा सफेद होता है, तो श्वेत तो एकदम ऑपरेशन फ्लड तो हमारा दुग्ध उत्पादन से, ठीक है ना।
देखिए गाइस, भारत की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का तात्पर्य क्या होता है? देखो, तृतीय क्षेत्र का क्या होता है ना कि मतलब कि सेवा क्षेत्र अधिक प्रदान करना। लगभग से 53% हमारा तृतीय क्षेत्र हमें क्या होता है कि सेक्टर्स क्या होते हैं कि हमें क्या होता है कि सेवा मिलती है ना। तो सबसे ज़्यादा सेवा प्रदान करने वाला, सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाला हमारा कोई अगर क्षेत्र है तो हमारा क्या है? टर्टरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र है ना। तो प्राथमिक में हमारा कृषि आती है, प्राकृतिक से संबंधित आता है, ठीक है। द्वितीय में हमारा विनिमय निर्माण उद्योग इंडस्ट्रीज आ जाता है। और तृतीय में हमारा सेवा प्रदान करना, जैसे हॉस्पिटल हो गया, कोई स्कूल हो गया, तो ये सब हमारा क्या होगी? सेवा प्रदान करना होता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्या करा है? मुद्रा योजना का पूर्ण रूप क्या है? मुद्रा योजना, मुद्रा योजना का पूर्ण रूप से मुद्रा होता है MUDRA। तो उसी को पूछा MUDR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखो, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मीडियम यूनिट डेवलपमेंट एंड रूरल एजेंसी, माइक्रो अर्बन डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मनी अंटी अंटिलिजेशंस एंड डेवलपमेंट रूरल एजेंसी ना। तो हमारा मुद्रा क्या होता है? MUDRA क्या होता है ना? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। क्या होता है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, मुद्रा योजना में ना शिशु को कितना, शिशु को 50,000, किशोर को के 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण को 5 लाख से 10 लाख तक रुपया दी जाती है, ठीक है ना। अरे पता नहीं किसको मिलता है, तो भाई हम लोग तो भी तो धीरे धीरे हम लोग भी तो किशोर में है, काहे ना मिला हम लोग को 50 से 5 लाख तक, ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता यूपी रेन्यू कोड जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता 2006 के तहत खतौनी में कितने वर्ष बाद परिवर्तन होता है? तो 6 वर्ष बाद। जो खतौनी होती ना है, खतौनी जो जमीनों में इनके लिए होता है, जैसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता यूपी रेन्यू कोड न 2006 के तहत खतौनी में कितने वर्ष बाद परिवर्तन, नवीनीकरण होता है? तो कितने वर्ष बाद परिवर्तन होता है ना? तो 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के तक होता है, कितने? 6 वर्ष के बाद होता है, ठीक है। फिर क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श मोटो क्या है? तो उसका क्या, योर सेफ्टी अवर रिसोल्स, मतलब क्या, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो उत्तर प्रदेश का आदर्श मोटो क्या है ना? तो आदर्श मोटो क्या है हमारा? तो आदर्श मोटो ये है ना कि हमारा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ठीक है ना। फिर देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली, मतलब पुलिस कमिश्नरी प्रणाली सबसे पहले किन 2 शहरों में लागू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली सबसे पहले 2 शहरों में लागू की गई थी, एक थे लखनऊ और एक थे नोएडा, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। तो कहा, तो उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली ना सबसे पहले किन 2 शहरों में लागू की गई थी? तो हमारा लखनऊ और नोएडा, गौतम बुद्ध नगर 2002 में ना। वर्तमान में उत्तर प्रदेश कमिश्नरी प्रणाली ना 7 शहरों में है, मतलब 7 शहरों में है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पे? 7 शहरों में। उस समय 2 शहरों में थी, लखनऊ और नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए गाइस क्या करा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कजरी किस क्षेत्र से संबंधित? तो कजरी हमारा कहाँ है ना, करजी हमारा मतलब कहाँ है हमारा? यूपी में तो ठीक है, कहाँ है? मिर्जापुर वाराणसी, मिर्जापुर वाराणसी, ठीक है। कजरी हमारा कहाँ है? देखो कजरी लिखा है मिर्जापुर वाराणसी, कजली रहता तो महोबा में हो जाता। कहाँ होता? महोबा में। तो हमारा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कजरी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारा कजरी किससे है? कजरी हमारा किससे संबंधित है ना? तो कजरी हमारा मिर्जापुर और आर्ट से संबंधित है। और वही कजली रहता तो कजली हमारा कहाँ हो जाता? महोबा में हो जाती। कहाँ? महोबा में ना। रुहेलखंड सावन वर्षा ऋतु, रुहेलखंड किससे? सावन वर्षा ऋतु से, ठीक है। फिर देखिए गाइज क्या है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत काला नमक चावल किस जिले में? तो सिद्धार्थ नगर। कहाँ है काला नमक चावल? कहाँ है? यूपी के सिद्धार्थ नगर जिला में है, ठीक है ना, सिद्धार्थ नगर में। फिर क्या, टेराकोटा, टेराकोटा कहाँ? गोरखपुर में। यूपी में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है गाइज? तो गोरखपुर में होती है। कहाँ होती है? गोरखपुर में। फिर पूछा है उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1954 में।
कब हुआ था? मतलब कि 54, 50 4 54। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना, च से चकबंदी, च से 54। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो च से चकबंदी, च से 54। देखो गाइज, हम इसको बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें ये प्रश्न क्या होगी, याद हो जाए। क्या हो जाए? प्रश्न हमें याद हो जाए, ठीक है ना। और हमें एग्जाम में आए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी के द्वारा हम सॉल्व करें, चाहे ट्रिक लगा चाहे कुछ लगा, लेकिन हमें प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1954 में, ठीक है ना। नेक्स्ट गाइस देखिए क्या करा है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो तेल रिफाइनरी हमारा कहाँ है? मथुरा में है। तो तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश का एकमात्र कहाँ है? हमारा मथुरा में है। कहाँ है? मथुरा में। तेल रिफाइनरी हमारा कहाँ है? मथुरा में है। तेल रिफाइनरी हमारा कहाँ है? मथुरा में है ना। फिर क्या है? पुलिस अधिनियम, पुलिस अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारियों को हमेशा ड्यूटी पर माना जाता है? तो पुलिस अधिनियम 1861 के तहत किस धारा के तहत पुलिस अधिकारियों को हमेशा ड्यूटी पर माना जाता है? तो धारा 22 के तहत 1961 में इसको हमेशा माना जाता है कि पुलिस 24 घंटा ड्यूटी पर रहेंगी, ठीक है ना। फिर देखिए, इसरो के आदित्य एल 1 मिशन का उद्देश्य किसका अध्ययन करना है? तो इसरो के आदित्य एल 1 मिशन का उद्देश्य किसका अध्ययन था? तो सूर्य के कोरोना और वातावरण का। तो सूर्य का कोरोना और वातावरण का इसरो आदित्य वन मिशन का उद्देश्य अध्ययन करना है, ठीक है ना। फिर देखिए क्या करें, भारी जल जिसको D2O बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उपयोग कहा जाता है? तो इसको D2O बोलते हैं। इसका उपयोग देखिए, यहाँ पे भी D2O है, यहाँ पे भी D2O है। तो यहाँ पे पीने के पानी में, तो पीने के पानी में D2O का उपयोग नहीं करते हैं, हम कहते हैं परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में। तो D2O का प्रयोग क्या करते हैं? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना गाइज। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है ना। फिर देखिए गाइज क्या करा है, सीवी रमन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो सीवी रमन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 1930 में सीवी रमन को दिया गया था। मतलब कि 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उसको किसके खोज में? तो हमें लग रहा है ना कि ये प्रकाश संरचना का प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है ना। ये तो इसका एटॉमिक थ्योरी दिया ही नहीं, प्रकाश का प्रक्रिया इनका था ही नहीं, ठीक है ना। तो वही ऊपर वाला होगा, ठीक है। 1930 में दिया गया था। फिर देखिए, वित्त आयोग देख लीजिए गाइज, आप लोग भी अगर गूगल है अथू है तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि अपना मोबाइल तो मतलब इसको आप लोग करके सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो गया, एक प्रश्न दो प्रश्न गलत भी हो जाता तो आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे क्या होता है कि वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वित्त आयोग हमारा आर्टिकल 280 के तहत है। क्या है? वित्त आयोग का गठन हमारा आर्टिकल 280 के तहत है। अनुच्छेद क्या होता है? 301 के तहत संपत्ति का अधिकार बनाया अथु हुआ था। फिर 315 के तहत यूपीएससी, एसपीएससी, जेएसपीएससी, तो हमारा यूपीएससी, एसपीएससी, जेएसपीएससी, तो ये सब हमारा किसमें होता है? अनुच्छेद 315 के तहत होता है। आर्टिकल 280 के तहत हमारा क्या होता है ना, क्या होता है कि हमारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। पहली बार 22 नवंबर 1991 में गठन किया गया था। पहले वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सीके नियोगी थे ना, सीके नियोगी ना। तो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सीके नियोगी थे। अब वित्त आयोग के 15 अध्यक्ष एन के सिंह थे। वित्त आयोग के वर्तमान या 16वें अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है ना। तो हमें इस बात को भी याद रखना है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वित्त आयोग के बारे में देखेंगे, वित्त आयोग के बारे में एक बार और जानते हैं। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष के नियोगी थे, 15 थे एन के सिंह है, 16वें वर्तमान में अरविंद पनगड़िया है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस देखिए प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची हमारा ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सीटिंग, जो कि लोकसभा का अध्यक्ष तो करता है लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। तो ज्वाइंट सीटिंग कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्ष कौन सा? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो हमारी ज्वाइंट सीटिंग जो संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन हमारा ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त मतलब संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया, सब प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद समवर्ती
समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से हमारा संघीय जीएसटी का प्रावधान कनाडा से, और संघीय व्यवस्था कनाडा से, राज्यपाल के बारे में कनाडा से, ठीक है ना। आयरलैंड से गाइज क्या लिया है, डीपीएसपी, आयरलैंड से क्या लिया है, डीपीएसपी ना। और उसके बाद क्या दिया है कि, और अभी भी देखो राज्य के कार्यकारी के नाम भी जब भी आएगी, राज्य के कार्यकारी का नाम, तो वहाँ पे हम हमेशा डीपीएसपी मारेंगे। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, महाभियोग लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया, प्रस्तावना लिया गया है। ये सब गाइज हमारा कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा, मूल अधिकार, महाभियोग, उपराष्ट्रपति, ठीक है। फिर देखो समवर्ती सूची में मतलब संघ सूची, मतलब कि राज्य सूची, समवर्ती सूची, स से संघ, स से सौ विषय है, और राज्य सूची में 61 विषय है, समवर्ती सूची में 52 विषय है ना। तो ये भी आप लोग को पहले बता दें, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का कानून बना सकता है उसे समवर्ती सूची कहते हैं ना। तो जिसपे क्या होता है ना कि केंद्र और राज्य दोनों का कानून बना सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो सोल सिंह समिति। क्या है, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा या शामिल किया गया था, तो सोल सिंह समिति पर। किस पे, सोल सिंह समिति पर ना। 22वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है ना। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना। तो 22वां संविधान 1910 मौलिक कर्तव्य जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। भाग 4A आर्टिकल 51A में क्या है, और उसके बाद क्या है, रूस के संविधान, सोल सिंह समिति, तो रूस से पूर्व सोवियत संघ से क्या है हमारा मौलिक कर्तव्य लिया गया, ठीक है। फिर क्या है कि कलेकर जीएसटी कौन है, जीएसटी हमारा कलेकर समिति के द्वारा, ठीक है ना। फिर दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया, तो प्रस्तावना में सिर्फ केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान 1976 के तहत। मतलब उसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था, वह समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। कभी कभी धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष आ जाता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो 42वां संविधान 1976 के तहत अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है, केवल एक बार। नेक्स्ट गाइस प्रश्न देखते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देगा, ठीक है ना। उपाध्यक्ष उसको देता है, वो मतलब इस तो होता है, तो उस पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, ये इसको बात करें हम, ठीक है। तो हमारा देखो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। वर्तमान में कौन है, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति है। अब वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन कौन है, हमारे उपराष्ट्रपति है। और उसके बाद तो पहले कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ना। फिर कौन थे, भारत में ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है, तो भारत में ग्राम सभा का मुख्य काम क्या है ना, ग्राम सभा ना, पंचायत जिसको बोलते हैं, हमारा 73वां संविधान 1992 के तहत हुए थे। तो हमारा क्या, ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करना। क्या है, ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो पंचायत हमारा 73वां संविधान 1992 में ना। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आज क्या करा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। देखो विधान परिषद का है, विधान परिषद का है, तो विधान परिषद का कितना होता है, 6 वर्ष के लिए होता है ना। विधान परिषद की सीट कितने हैं, 403 है। आप विधानसभा की मतलब विधानसभा में कितने हैं, विधानसभा में हमारा विधान परिषद में 100 है, ठीक है ना। विधानसभा में 403 है, इसका कितना 5 वर्ष के लिए, कितना होता है 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है ना। केवल 6 राज्यों में हमारा क्या है, विधानसभा है न। तू भी मजा कर, तू से कहा जाएगा तेलंगाना,
बी से क्या हो जाएगा बिहार, और मजा से क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, और कर से हो जाएगा कर्नाटक, और यू से उत्तर प्रदेश, अब महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, 6 राज्यों में विधानसभा है। तू भी मजा कर ट्रिक है। नेक्स्ट गाइस देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यकता हो? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, यह राज्य हित में है? तो अनुच्छेद 200 कितना 249, अनुच्छेद 249 देता है। ठीक है, फिर क्या है कि संविधान में न्याय के आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किस क्रांति से लिया गया? तो रूसी क्रांति से। कहाँ से? रूसी क्रांति से। तो समाज में हमारा न्याय के जो आदर्श हैं, 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हमारे 3 प्रकार के न्याय है ना। तो कहाँ से? रूसी क्रांति से। कहाँ से? रूसी क्रांति से लिया गया। प्रस्तावना शब्द मतलब कि न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय जोड़े गए थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति। ठीक है ना, रूसी क्रांति से। नेक्स्ट प्रश्न क्या का? सीजीआई मतलब जो उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर आधारित होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते ना भारत के संचित निधि पर आधारित होते हैं ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो किस पे होते हैं? किस पे भारित होते हैं? तो हमारा भारत की संचित निधि पे। भारत के राज्यों की संचित निधि पे नहीं, तो हमारे भारत के संचित निधि पे होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है ना। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म सारनाथ में दिया था। बोध गया में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में क्या अंतिम उपदेश दिया? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, और उसके बाद सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे ना। देखिए, हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित किया गया था? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित कर दिया गया था। कहाँ? नर्मदा नदी ना। फिर देखिएगा क्या, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को लौटा दिया था? तो देखिएगा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920-22 में ना। तो 1920-22 में हुआ था। 1920-22 से चल रहा था। तो फिर 4 फरवरी 1922 को इसको क्या होता है? चौरी चौरा घटना हुई थी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी। तो उस समय यह आंदोलन चल रहा था 1920-22 से। तो उस समय जब 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा घटना हुई थी, एक पुलिस स्टेशन में, मतलब कि सिपाहियों को, मतलब पुलिसियों को, मतलब उस स्टेशन में पुलिस को बंद करके पूरे स्टेशन को ही फूंक दिया गया था ना। तो कहाँ ये जगह कहाँ है? गोरखपुर के मतलब कि चौरी चौरा मतलब की जगह है। ठीक है ना, चौरी चौरा कांड से फेमस है। तो वो हमारा चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन क्या कि स्थगित कर दिए थे, वापस ले लिए थे। ठीक है ना। फिर क्या है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। व्यापकत्व का सिद्धांत भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, मतलब कि नहीं, ये तो नहीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या कहते हैं? बंगाल, बिहार, उड़ीसा 1773 में। तो हमारा अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड डलहौजी हमारा हड़प नीति ना, लॉर्ड डलहौजी के समय स्टार्ट किया गया था। तो उसके व्यापकता का सिद्धांत भी लॉर्ड डलहौजी है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेंजली द्वारा स्वीकार किया, मतलब सहायता मतलब कि सहायक संधि स्वीकार किया गया था लॉर्ड वेलेंजली के द्वारा। ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो देखो, आर्य समाज की स्थापना कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में ना। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश क्या है ना कि स्वामी दयानंद सरस्वती। तो देखो गाइस,
आजकल ऑनलाइन की ज़माना चल दिया है, तो हम इसमें ये भी कहेंगे कि ठीक है मोबाइल तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार अपने वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो मतलब अपने बुक पर भी लौटो। बुक से भी अच्छी कोई पढ़ाई नहीं होती है। ऑनलाइन तो ठीक है, आप क्लास देखिए, कोई दिक्कत नहीं, समझिए, क्लास देखिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, तो फिर ज़्यादा मतलब हमेशा ही नहीं कि पूरे मोबाइल ही चला रहे हैं, बुक का सहारा नहीं ले रहा है। तो इस तरह आप एक बार वेदों की लौटिए, मतलब एक बार अपने बुक की तरह लौटिए। तो वेदों की ओर लौटे। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती 1975 में वेदों की ओर लौटे। स्वामी दयानंद प्रति सत्यात प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी विवेकानंद 1853 में शिकागो धर्म संसद में भाग लिए थे। और 1977 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। शिकागो धर्म सम्मेलन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। तो इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय यूथ नेशनल यूथ डे मनाया जाता है ना, 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करेगा, इंडस वैली सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य आहार क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य आहार क्या था, गेहूं और जौ। क्या था, गेहूं और जौ। क्या था, गेहूं और जौ था ना। फिर गाइस क्या करा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने की थी, संगम वंश में ना। तो हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। फिर क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल के किन अधिवेशन में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का नरम दल और गरम दल में सूरत अधिवेशन 2007 में क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। और फिर उधर लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या हुआ था, समझौता हो गया था, मतलब मिल गए थे, एक हो गए थे। तो गरम दल और नरम दल तो अलग हुए थे सूरत अधिवेशन 1907 में। साथ में क्या किए थे, साथ साथ छोड़ दिए थे। साथ में 1907 में साथ छोड़ दिए थे। लेकिन 1916 में क्या हुआ कि जब मतलब पकड़ लिए, तो क्या 16 में अपने मतलब जुड़ गए। तो सूरत अधिवेशन में क्या होता, साथ छोड़ दिए थे, लेकिन लखनऊ अधिवेशन 1916 में दोनों एक हो गए थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहा, नेक्स्ट प्रश्न कि इब्न बतूता जो एक प्रसिद्ध यात्री था किस देश का था और किसके शासनकाल में आया था। तो इब्न बतूता हमारा मोरक्को का था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता क्या लिखा है, रहेला। रहेला पुस्तक किसने लिखी है, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता हमारा मोरक्को का था। तो MBT जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के मेगास्थनीज जो इंडिका लिखा था ना। फिर देखिए खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंशों ने करवाया था। तो चंदेल। तो खजुराहो के, ये प्रश्न बार बार पूछता है गाइस पेपर में, ठीक है ना। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो चंदेल राजवंश ने। किसने, चंदेल राजवंश ने कराया था ना। फिर देखिए भारत की सबसे पुरानी और सबसे पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो सबसे पुरानी की बात किया जाए तो तेल रिफाइनरी उससे मथुरा है, ठीक है। लेकिन सबसे पुराने की बात किया है तो सबसे पुराने में कौन है, हमारा डिब्रूगढ़ असम। कौन है, 1901 में। तो सबसे पुरानी कहाँ स्थित है तेल रिफाइनरी, हमारा डिब्रूगढ़, नहीं सॉरी गाइस, डिगबोई असम में। कहाँ, डिगबोई असम में। कहाँ है, डिगबोई असम में। डिगबोई असम में सबसे पुरानी हमारा तेल रिफाइनरी कारखाना है, डिगबोई असम में ना। फिर देखिए क्या है, काराकोरम दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है। तो काराकोरम दर्रा हमारा कहाँ पाया जाता है ना। तो काराकोरम दर्रा हमारा जम्मू कश्मीर में ना, नहीं लद्दाख में पाया जाता है। काराकोरम दर्रा हमारा लद्दाख में पाया जाता है। तो हमारा किसको जोड़ता है, भारत और चीन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, काराकोरम दर्रा। लद्दाख इधर ऊपर है ना, तो इधर इधर चीन है। इधर है तो पाकिस्तान, इधर वो अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान कहीं दिया ही नहीं है। तो इधर चीन है, तो चीन और भारत को काराकोरम दर्रा जो हमारा लद्दाख में पाया जाता है इसको जोड़ देता है, तो भारत और चीन को, ठीक है ना। फिर देखिए क्या है कि वो मतलब कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, जिसको ICAR बोलते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में पाई जाने वाली सबसे व्यापक मिट्टी कौन सी है। तो भारत में पाए जाने वाली सबसे व्यापक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। कौन है, जलोढ़ मिट्टी है।
42 से 43% तक पाई जाती है ना। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में पाए जाने वाली सबसे व्यापक मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी है ना। काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध होती है ना। तो नदियों द्वारा क्या होती है? ये निर्मित होती है ना। नई मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। पुरानी मिट्टी को बागर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी के द्वारा जो नई मिट्टी बनती है ना, बाढ़ के द्वारा जो बाढ़ आती है फिर चली जाती है नई मिट्टी, उसको खादर बोलते हैं। और जो बाढ़ नहीं जाती है हमेशा कई साल तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। ठीक है ना। झूम खेती, झूम कल्टीवेशन बोलते हैं ना। तो झूम खेती क्या है? तो झूम खेती हमारा क्या है? काटो और जलाओ अब प्रकाश की क्रिया। तो झूम खेती को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। देखो स्थानांतरित कृषि इसलिए कहते हैं, अभी देखो जहाँ पे हम लोग साधन कर रहे हैं, पानी होने की व्यवस्था हर चीज़ है, तो वहाँ पे हम कृषि कर रहे हैं। पता चला अभी पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया, तो हम वहाँ से हट के दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। तो झूम कृषि को हमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि किस कृषि को कहते हैं? तो झूम कृषि। झूम कृषि को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। काटो और जलाओ प्रकार की कृषि। मतलब कि करो, काटो, खाओ, जलाओ, और वहाँ से अगर सुविधा नहीं मिले तो फिर दूसरे जगह जाके काटो, खाओ, जलाओ। ठीक है ना। तो ये काटो और जलाओ और प्रकाश की थी। फिर देखिए क्या है, भारत के तमिलनाडु तट पर किस महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के तमिलनाडु तट की बात क्या है? तो भारत के तमिलनाडु तट में तो की उल्टी मतलब लौटती हुई मानसून की बात कर रहा है। तो लौटती हुई मानसून की तरफ ना अक्टूबर नवंबर में ना वहाँ पे जाके क्या है कि ठंडी में जाके वर्षा होती है। तो अक्टूबर नवंबर में जाके भारत के तमिलनाडु तट पर किस महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो अक्टूबर नवंबर में होती है। किस में होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या कराएगा? साइलेंट वैली या शांत घाटी, जिसको बोलते हैं साइलेंट वैली या शांत घाटी, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली हमारी कहाँ है? केरल में। ठीक है, केरल में। फिर क्या है? भूगोल में पेंट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भारत की किन पर्वत श्रृंखला को अलग करता है? तो अरावली और विंध्य को। अरावली और विंध्य को। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसके खिलाफ, गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस गंगा नदी को बंगाल में पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ठीक है ना। और वही ब्रह्मपुत्र नदी ना को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। ठीक है ना। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? हम पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और दोनों को मिलने से मेघना का निर्माण होता है, जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है ना। तो मेघना का निर्माण किस किस नदी से मिलता था? ब्रह्मपुत्र नदी से और गंगा नदी से। ठीक है ना। गंगा नदी को हम जाके बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या, तटीय अपरदन में तटीय अपरदन से सुरक्षा के लिए तटीय क्षेत्र में लगाए गए वृक्षों के समूह को क्या कहते हैं? तो तटीय अपरदन से सुरक्षा के लिए तटीय क्षेत्र में लगाए गए वृक्ष के समूह को क्या कहते हैं? तो मैग्रोव वन कहते हैं ना। सदाबहार वन क्या होते हैं? सदाबहार वन मतलब कि सदाबहार वन का मतलब कि क्या होता है कि हमेशा मतलब समझो कि मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं, हमेशा पेड़ पालो रहते हैं ना, उसमें कोई झड़ने पत्ते होते, झड़ने के समान है, तो सदाबहार। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो देखो वर्षा वन इसलिए कहते हैं, वर्षा मान लो हो रही है, हमेशा वर्षा हो रही है, तो वर्षा में देखते हैं वर्षा के समय में पूरा हर जगह हरियाली रहती है, क्योंकि वर्षा होती रहती है बार बार कुछ न कुछ तरह, तो इसलिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है। पर्णपाती वन क्या होता है? जिसके पत्ते क्या कि वन से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बोलते हैं, पर्णपाती वन को ना। और उसके बाद शंकुधारी में क्या होता है कि शंकुधारी में कटेदार होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र पर ये ज़्यादा होते हैं। शंकुधारी वन जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? पर्वतीय क्षेत्र पे क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैग्रोव वन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या क्या, भारत मानक समय IST किस शहर के पास के देशांतर से लिया गया है? तो देखो 82.82 पूर्व GMT से 5.5 घंटा आगे ये हमारा, वैसे तो हमारा क्या है? मिर्जापुर। मिर्जापुर है, लेकिन ना इसको हम क्या, मिर्जापुर में ना, लेकिन उसको हम क्या इलाहाबाद के नैनी से क्या उसको लिया गया। तो मिर्जापुर दिया में तो इलाहाबाद नैनी प्रयागराज से लिया गया। ठीक है ना। आज देखिए यहाँ पे ये कर्क रेखा जा रही है यार, ये हमारा मानक समय रेखा। तो कर्क रेखा मानक समय रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर आती है। ठीक है ना। तो कर्क रेखा जैसे आधी मतलब कि आधी में छाता उड़ा, आधी में छाता उड़ा, तो ये हमारा मानक समय रेखा का उदाहरण है। कर्क रेखा में क्या है कि
कर्क रेखा का भी है, तो छोड़ो जाए तो छत्तीसगढ़ तो वो है ना, मतलब कि छत्तीसगढ़ मतलब ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी ना, तो ये है हमारा कर्क रेखा। तो ये जो जहाँ मानक समय रेखा कर्क रेखा जहाँ दोनों मिलती है एक जगह ना, उसको हम छत्तीसगढ़ कहते हैं, सूरजपुर जिला में। तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में दोनों मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक जगह मिलती है। तो तो दोनों मिलती है जहाँ, तो सूरजपुर जिला में छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर क्या है, मुद्रास्फीति जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, सबसे अधिक लाभ किसे होता है? तो देखो भाई, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन सबसे अधिक लाभ किसको होता है मालूम है? रीढ़ी को होता है। सबसे अधिक बार किसको होता है? रीढ़ी को होता है। तो किसको होता है? रीढ़ी को होता है, ठीक है ना। फिर देखिए राजकोषीय घाटा, जिसे फिस्कल डिफिसिट बोलते हैं। राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? तो देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय और राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्ति के बीच का अंतर। जो राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा ना, गैर ऋण पूंजी प्राप्ति बीच का अंतर और राजस्व प्राप्ति के बीच के, इन दोनों के मतलब बीच के अंतर को क्या कहते हैं? हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो जीएसटी को हम 101वां संविधान संशोधन 2016 में क्या हुआ? लागू किया गया था। जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था, ठीक है ना। 103वां क्या है? 100वां में क्या है कि 3 बीघा कॉरिडोर, 100वां संविधान संशोधन में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद है। तो क्या है हमारा 100वां संविधान संशोधन में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर का क्या है कि 3 बीघा कॉरिडोर का विभाजन है। और 103वां में क्या? 103 तीन का EWS ना, और 102 में OBC है ना। तो 103 में क्या है कि 103 में EWS का 10% का आरक्षण क्या है? 103वां संविधान संशोधन है। 104 में क्या है ना कि एंग्लो एंग्लो इंडियन पद समाप्त करना, ST आरक्षण 0 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था 104वां संविधान संशोधन में 2019 में, ठीक है। फिर देखिएगा इस क्या करा है किस वर्ष भारत में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तो देखिएगा हम क्या स्टार्ट करेंगे? पंचवर्षीय योजना। अरे आज पंचवर्षीय योजना तो हमारा 2012 से 2017 तक लास्ट चली थी बरहवीं वाली। तो 2012 से 2017 तक लास्ट बरहवीं वाली चली थी, तो 2017 में समाप्त कर दिया गया था। तो गाइस यही तो गलत है। पंचवर्षीय योजना 2017 तो चली थी, बट समाप्त किया था 2014 में ही समाप्त कर दिया गया था। किस लिए कि 2015 में हमारा नीति आयोग आ गया था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया था, तो हमारा योजना मतलब तभी से पंच योजना खत्म हो गई थी ना। तो योजना आयोग की जगह हमारा क्या आ गया था? नीति आयोग आ गया। तो हमारा 2014 में क्या हुआ था? 2014 में हमारा क्या है कि पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। तो गाइज ये बहुत ही मोस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। 2017 में नहीं मारना, 2014, क्योंकि 2014 के बाद 1 जनवरी 2015 में हमारा नीति आयोग आया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आता था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आज कह रहा है अल्पकालिक ऋण क्या है? अल्पकालिक ऋण के लिए कौन सा बाजार जिम्मेदार होता है? तो कौन सा बाजार जिम्मेदार होता है ना? अल्पकालिक ऋण, शॉर्ट टर्म लोन के लिए कौन सा बाजार जिम्मेदार होता है? तो अल्पकालीन ऋण के लिए मुद्रा बाजार, मनी मार्केट जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है कि जिम्मेदार होता है, ठीक है। फिर देखिए क्या मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है कि मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सापेक्ष कम करना। क्या है? मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सापेक्ष क्या है? कम करना, ठीक है ना। फिर देखिए क्या करें कि बैंक दर क्या है? तो बैंक दर नहीं, रेपो रेट, रिवर्स रेट ये सब नहीं पूछा, बैंक दर पूछा है। तो बैंक देखो वह दर जिसपे RBI वाणिज्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। दीर्घकालीन देखो यहाँ पे गाइस देखो थोड़ा सा हमें याद रखना है, थोड़ा सा बस थोड़ी सी बात है। क्या है कि वह दर जिसपे RBI वाणिज्य बैंकों जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, उनको दीर्घकालीन ऋण देता है। दीर्घकालीन का मतलब कि लंबे समय के लिए। अब उसके बाद वह दर जिसपे RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक मतलब कि ऋण देता है। तो अल्पकालिक मतलब कुछ समय के लिए देगा। तो जब दीर्घकालिक मतलब कि जब RBI जो कि वाणिज्य कमर्शियल बैंकों को जब दीर्घकालीन के लिए देगा तो हमारा बैंक दर हो जाएगा, और जब अल्पकालिक के लिए देगा तो हमारा रेपो रेट हो जाएगा। और जब वही कमर्शियल बैंक RBI को देगा ऋण तो वहाँ पे हमारा रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। तो हमें 3 बातें यहाँ पे क्या रखना है? हमें याद रखना है। तो पहला बात कि वह दर जिस पे RBI
आरबीआई कमर्शियल बैंक वाणिज्य बैंकों को दीर्घकालीन के लिए वह ऋण देता है तो वहाँ पे बैंक दर हो जाएगा। अब वह दर जिस पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मतलब लघु मतलब क्या क्या अल्पकालीन वह ऋण देता है तो वहाँ पे हमारा रेपो रेट हो जाएगा। अब वह दर जिस पे हमारा कमर्शियल बैंक आरबीआई को ऋण देता है तो वहाँ पे रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। तो गाइज ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी का, ठीक है। आप देखिए गाइज क्या करा है सकल राष्ट्रीय उत्पादन, जो सकल घरेलू उत्पादन सकल राष्ट्रीय उत्पादन जैसे कि मतलब कि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट तो हमारा एनपी होता है ना, है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो एनडीपी होता है और ग्रास नेशनल प्रोडक्ट होता है हमारा एनडीपी होता है। और क्या होता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के बीच का मुख्य अंतर क्या है। तो देखो अब इससे पूछता ना कि हमारा जो कि मतलब कि जीडीपी उसके मतलब कि जो कि हमारे इसके मतलब जो सकल घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर क्या होता है तो वो हमारा मूल्यह्रास होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि यहाँ पे हमारा पूछा है कि सकल जो एनडीपी और जीडीपी के बीच का अंतर को क्या कहते हैं। तो विदेश से अर्जित शुद्ध कारक आय विदेश से अर्जित शुद्ध कारक आय को हम क्या कर इसी को कहते हैं हम, ठीक है ना। फिर का स्वर्ण क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है। तो देखो पेट्रोल हमारा काली क्रांति हो गई, अंडा हमारा क्या और रजत क्रांति हो गया। तो पेट्रोल हमारा काली क्रांति, अंडा हमारा क्या हो गया रजत क्रांति, पीली क्रांति हो गया तेलहन। तेलहन हमारा क्या हो गया पीत या पीली क्रांति हो गया। बागवानी जिससे फल और शहद होता है तो बागवानी से हमारा क्या हो जाएगा स्वर्ण क्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्वर्ण क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि सरकारी बॉन्ड भारतीय अर्थव्यवस्था के किस बाजार का हिस्सा है। तो सरकारी बॉन्ड भारतीय देखो सरकारी बॉन्ड की बात किया तो गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था किस बाजार का हिस्सा है। मुद्रा बाजार का, वस्तु बाजार का, विदेशी मुद्रा का नहीं पूंजी बाजार का। जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट जो होती है सरकारी बॉन्ड होता है ना वो हमारे पूंजी बाजार जो कैपिटल मार्केट बोलते हैं तो पूंजी बाजार का क्या हमारा ये हिस्सा है, ठीक है ना। फिर देखिए क्या करा कि किस प्रकार की तरंगों को आप साइंस का प्रश्न है किस प्रकार की तरंगों को उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार की तरंगों के लिए ना तो हमारी यांत्रिक तरंगों की क्या होती है कि माध्यम क्या होती है यांत्रिक तरंगें जो होती है मैकेनिकल वेव होती है उनको क्या होती है माध्यम की आवश्यकता होती है ना। तो ऐसे होती है तो ये हमारा मैकेनिकल तरंग होती है तो उनको क्या होती है माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर गाइज क्या करा है कि पेंसिलिन नामक प्रज्वलन की खोज पेंसिलिन की खोज किसने की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की खोज किसने की थी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ना। फिर कहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन किस अंग द्वारा किया जाता है। ये तो क्या होता है अग्नाशय। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन किस अंग द्वारा किया जाता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन किस अंग द्वारा किया जाता है हमारा अग्नाशय जो पैनक्रियाज है उनके द्वारा। फिर कहा है हीरा डायमंड किसका उपयोग होता है तो हमारा कार्बन का होता है ना। तो हमारा हीरा डायमंड किसका अप्रूफ है तो कार्बन का है, ठीक है। फिर कहा है कि दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए ना लैक्टोबैसिलस होता है। दूध को दही में परिवर्तित करने कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है तो लैक्टोबैसिलस होता है ना। फिर दिया है एक प्रोटॉन क्या है। गाइस लगातार बोल रहे हैं 7 बजे से लेके अब तक 10 बजने वाला है, ठीक है ना। तब तक मैं एक 7 फिर वाली सीरीज का वीडियो बनाया उसके बाद फिर 1 घंटा मैथ का वीडियो बनाया लगभग 1 घंटा ये भी मेरा हो चुका है, ठीक है। तो लगभग 3 घंटा से मैं लगातार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1 घंटा इसका भी दे 1 घंटा 7-8 मिनट हो गया, ठीक है। अभी अभी 96 प्रश्न है जो कंप्लीट हो जाएगा इसलिए मेरे को थोड़ा क्या है कि उस वक्त क्या है कि आइए उससे क्या मतलब है, ठीक है। हमें तो क्लास से कंप्लीट करना है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है गाइस, ठीक है। देखिए एक फोटान क्या है। देखिए प्रकाश या अन्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक मौलिक कण ऊर्जा की इकाई होती है। क्या होती है प्रकाश या अन्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक मौलिक कण क्या होता है ऊर्जा की इकाई होती है, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो आधुनिक की बात कराए आधुनिक की बात का है ना तो आधुनिक आवर्त सारणी हमारा ना मेंडलीव द्वारा दी गई है। किसके द्वारा मेंडलीव द्वारा। तो आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे मेंडलीव द्वारा दी गई है ना 1869 में, ठीक है ना। फिर क्या है
टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल में आमतौर पर किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ देखो इंफ्रारेड होता है ना, अवरक्त तरंगे होती हैं। तो जो देखो टेलीविज़न रिमोट, जैसे अब देखो सामने टीवी लगी है, टीवी चल रही है, हमारे हाथ में क्या है कि रिमोट है, एक क्या हमारा रिमोट है, देखो टीवी चल रही है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको टिपते हैं, चैनल बदल जा रहा है, टिपते हैं, चैनल बदल जाता है। तो उसमें पूछ रहा है किस प्रकार तरंगों का उपयोग होता है, तो उसमें हमारा इंफ्रारेड होती है, क्या होती है, इंफ्रारेड वेव्स होती है, क्या अवरक्त तरंगे होती है। तो देखो टीवी चले, रिमोट टिप दिया, बदल गया, टीवी चले, रिमोट टिप दिया, बदल गया, टीवी चले, रिमोट टिप दिया, बदल गया, तो उसमें इंफ्रारेड होती है, अवरक्त तरंगे होती है ना। तो गाइस समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या नाम, जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक क्रिया। देखो गाइस, जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण है। देखो अगर लोहा है, लोहा कहीं रखा गया, लोहा पे अगर आप पानी डालेंगे तो वो ऑक्सीजन में आएगा, पानी में तो उस पर जंग लगेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, आज गाइड लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा क्या करा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है। देखिए गाइज, मानव शरीर का ना, जो हमारा जो कि शरीर का जो शरीर को संतुलन, जो बैलेंस बनाने वाला होता है ना, वो कौन सा होता है हमारा, सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम होता है। यही से देखिए कितने लोग क्या होते हैं, वाइन जैसे शराब होता है ना, शराब पी लेते हैं, तो शराब जब पी लेंगे ना तो सेरिबेलम हमारा काम करना बंद कर देगा। तो देखिए जब हमारा सेरिबेलम जब काम करना बंद कर देगा तो शरीर का संतुलन तो बनाता है कौन, सेरिबेलम ही बनाता है। तो भाई जब सेरिबेलम शरीर का संतुलन बना रहा है, आप शराब पी रहे हैं, तो जब सेरिबेलम जो होता है उसका संतुलन खो दे रहा है, वो नहीं काम कर रहा है, तो हमारा शरीर का संतुलन ही नहीं बनेगा, तो हमें शरीर इधर उधर जाएगा ही ना। तो वही से शरीर दारू पीने वाले देखते ना, जब जाप के पी लेते तो सेरिबेलम उसका काम करना बंद कर देता है, तो इधर ढंगला जाते हैं, उधर कहीं नाले खाई में गिर जाते हैं। तो हमारा कौन होता है, तो वही मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा का को नियंत्रण करता है, तो हमारा सेरिबेलम होता है, अनुमस्तिष्क जिसको बोलते हैं, सेरिबेलम होता है। ठीक है, तो थैंक यू। हमको फाइनली 1 घंटा 10 मिनट हो चुका, बस फाइनली हम 100 प्रश्न क्या किए, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ओके थैंक यू, इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, आगे क्लास नेक्स्ट कल, ठीक है ना। ओके थैंक यू, बाय, टेक केयर।